क्लियर है? गूगल मीट का है ना? वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सभी को? एक बार कंफर्म कर दें फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके मोहित, तो अपना माइक बंद करियो, जब तेरे को कुछ पूछना हो तब बोलियो, ठीक है? मतलब माइक ऑन करियो। कोई तो रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 4 स्टार्ट हमें करना है। चैप्टर 3 अभी तक जो आपने पढ़ा है चैप्टर 1 एंड 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन थर्ड चैप्टर पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 1 और 2 में बेसिकली आपने चार्ज के रेस्ट वाले केस पढ़े। चैप्टर 3 में चार्ज के मोशन वाले केस पढ़े। नाउ अब चैप्टर 4 में आप पढ़ोगे कि चार्ज से मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं उनके बेसिस पे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, यानी चार्ज से जो रिलेटेड मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 जब हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर कहीं पे चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज अगर कहीं से जाता है, दैट मींस करंट। अगर करंट कहीं से फ्लो करता है तो बेसिकली उसके आसपास एरिया में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में, 10th क्लास में। तो आप अगर इसको चेक करना चाहो, किसी वायर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है उसके पास अगर आप कंपास को लेके जाओगे तो जो कंपास की नीडल है वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है? तो बेसिकली अगर करंट कहीं से फ्लो करता है तो उसके आसपास के रीजन यानी स्पेस में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नाउ अब केस ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है, ठीक है? चार्ज पार्टिकल का मोशन हम दो फील्ड में देखेंगे। एक हमने पढ़ा पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज के आसपास का जो रीजन है उस रीजन को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये चार्ज का आसपास का रीजन जिसमें वो अपना इफेक्ट डालेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट या करंट फ्लोइंग एरिया का जो आसपास का रीजन है जिसमें वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सर्ट कर सकता है, उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दो कॉन्सेप्ट में हम चार्ज के मोशन को देखेंगे। पहले चार्ज के मोशन को अगर हम देखें तो अभी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा और दोबारा देखते हैं कि अगर चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो करता है या मोशन में होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर लगाती है। यानी कि जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? वो जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, क्यू ई, यानी कि क्यू हो गया चार्ज, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज प्रेजेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ऐसा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, ठीक है? अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन वही होनी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, एफ लगेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो आप लिखेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं आगे। तो पहले आप लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, magnetic field is a space around a conductor carrying current or the space
around a magnet, around a magnet in which its magnetic effect, in which its magnetic effect can be felt, can be felt. Magnetic field is a space around a conductor carrying current or the space around a magnet in which its magnetic effect can be felt. ठीक है, यानी कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो या मैग्नेट बार हो, मैग्नेट हो, उसके आसपास का जो भी रीजन होगा, उस रीजन में जो फोर्स, उस रीजन में जो इफेक्ट हम फील करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, उस रीजन को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे कि ये वायर है, इसके वायर के आसपास का जो रीजन है जिसमें ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेट बार है, मैग्नेट बार के आसपास का जो रीजन है, स्पेस है, जिसमें ये अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि बेसिकली एक तरीके का एरिया हो गया, स्पेस हो गया। ठीक है, डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल बी से, कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। इस चैप्टर को और ज्यादा समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी तक जो पिछले 3 चैप्टर पढ़े उसमें डायरेक्शन का इतना इंपॉर्टेंस रोल नहीं था, बट अब क्या है, डायरेक्शन का बड़ा रोल है। करंट की डायरेक्शन क्या है, उसके बेस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, उसके बेस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसलिए थोड़ा ये समझना भी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। नाउ अब बात करते हैं, अभी हमने पढ़ा कि ये पिछले क्लासेस में पढ़ा कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, अब हम ये देखते हैं कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो क्या होगा। देखो, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, अब वो फोर्स इस तरीके से लगता है कि चार्ज का जो मोशन होता है वो हेलिकल हो जाता है। हेलिकल कहने का मतलब है जैसे कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज एंटर करता है तो वो इस तरीके से गोल गोल घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी कि एक सर्कुलर पाथ, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, इसको एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रही है, इसकी वजह से एक हेलिकल, ये क्या बन गया, स्प्रिंग जैसा बन गया ना, एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर करता है तो। और वो क्यों फॉलो करता है ये हेलिकल पाथ, बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, जिसके वजह से चार्ज क्या करता है, हेलिकल पाथ में मूव करता हुआ आगे बढ़ता है। क्लियर है बात। अब ये फोर्स का फॉर्मूला जैसे यहाँ है यहाँ पे भी है, तो जो फोर्स चार्ज पे लगेगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो वो लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का अमाउंट होगा, जब वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी v। q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज, और f क्या है, फोर्स। तो ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया किसका, when charge is present in magnetic field and experience a force। तो अब आपको याद होगा चैप्टर 11 में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जगह क्या लगाते थे, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, अगर मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट हटाना चाहूँ तो क्या लगाएंगे, कोई बताएगा। साइन थीटा, ओके। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि v की वैल्यू, v क्या है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। ठीक है, v यहाँ पे वेलोसिटी है, v यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है,
और Q क्या है, चार्ज। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आ गया फोर्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फ्लो वाला, ये ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर चार्ज एंटर कर रहा है, ये चार्ज है। ठीक है, ये जब चार्ज एंटर करेगा तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो मान लो कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो ये ऐसे घूमता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जाएगा, घूमता हुआ। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है, यानी हेलिकल पाथ है। ठीक है, अभी क्लियर है समीर? ओके, चलिए यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको सिखाया है कि जो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट निकालते हैं उसकी डायरेक्शन होती है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट किसको शो करता था, वेक्टर प्रोडक्ट को। और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। अब मैग्नीट्यूड की तो चलो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, पर डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन कैसे होगा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इसके लिए मैंने समझाया था। इसके लिए मैंने समझाया था, अगर आपको याद होगा कि ये जो फोर्स होता है, यानी अगर आप ए निकाल रहे हो बी क्रॉस सी से, तो जो ए होगा वो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि जैसे मान लो ये बी है और ये बी है। ठीक है, ये मान लो बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो हमेशा क्या होगा कि जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलरली इन दोनों के होगा, या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये डायरेक्शन हम किससे निकालते थे, स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल से मैंने सिखाया था। तो ये नोट करके कहीं लिख लो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी measured by right hand screw rule, right hand screw rule। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या था, राइट हैंड स्क्रू रूल था जैसे आप नट को कसते हो राइट हैंड से, तो अगर आप बी से बी की तरफ आ रहे हो, मतलब कि ऐसे ऐसे आ रहे हो, ठीक है ऐसे, तो जब आप बी से बी की तरफ आ रहे हो तो आप क्या करते हो, नट को कस रहे हो, नट को कसते हो तो किधर जाते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ। यही अगर बी बी से बी जा रहे हो, यानी कि बी से बी जा रहे हो मतलब ऐसे कर रहे हो, खोल रहे हो, खोल रहे हो तो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी। ये बेसिकली आपको स्क्रू रूल लगाना है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, स्क्रू रूल का, कि अगर फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे निकालनी हो तो कैसे निकाल सकते हैं, स्क्रू रूल से। ठीक है, दूसरा चीज होता है, दूसरा तरीका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। दूसरा रूल जो है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ये है, इसको इस तरीके से रखो, एफ बी वी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ये इस तरीके से रखना है, एफ बी वी, थंब हो गया फोर्स, इसको कौन सी फिंगर बोलते हैं, अरे ध्यान नहीं आ रहा, ये तो मिडिल फिंगर हो गई। ठीक है, मिडिल फिंगर होगी वेलोसिटी, और ये आपकी जो ये वाली फिंगर है इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो एफ बी आई, एफ बी वी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। इंडेक्स फिंगर, हाँ इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर में मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना।
ठीक है, इस तरीके से ये हो गया बी बी एंड फोर्स। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया है, ध्यान रखेंगे आप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एफ बी वी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट? सर हेडफोन क्यों नहीं लगाया, क्यों आवाज सही नहीं आ रही? ले भाई लगा देते हैं, ठीक है। हाँ तो अब बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो फिर, अच्छे बच्चे, समझदार बच्चे, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, इसका अगर आप नोट कर लो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लिख लीजिए ऐसा यूनिट ऑफ, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा? क्या हो जाएगा? टेस्ला। तस्ला नहीं है, टेस्ला है, ध्यान रखना, कैपिटल टी। और दूसरा हो सकता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक हो गया टेस्ला और दूसरा हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गई किसकी यूनिट? मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। ठीक है चलिए यहां तक समझ में आई बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बायट सावर्ट लॉ, इंपॉर्टेंट लॉ, पूरे चैप्टर में बार बार यूज होगा, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ये कहता है कि अगर कोई वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर में करंट फ्लो करने की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है, तो क्या निकालेंगे? ठीक है, कैसे निकालेंगे या किस किस बातों पे डिपेंड करता है? तो टॉपिक है बायट सावर्ट लॉ, बायट सावर्ट्स लॉ। ठीक है, अब ये बायट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर कोई वायर है और इस वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है और इस करंट एलिमेंट, देखो एक पढ़े हो करंट, ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। एक अब हम पढ़ेंगे करंट एलिमेंट, यानी कि आइडियल, यानी कि इस छोटे से पोर्शन में, वायर के छोटे से पोर्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हम बोलेंगे आइडियल। ठीक है, यानी करंट एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे? करंट एलिमेंट। और कैसी क्वांटिटी होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पे क्या है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इस एंगल थीटा पे आपको क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप देखिए क्या होगा। अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, लिखिए, अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट लॉ, according to Biot-Savart law, the magnitude of the magnetic field induction, the magnitude of the magnetic field induction, the magnitude of magnetic field induction dB depends on
current element, depends on current element, depends on sin theta, depends on sin theta, and inversely depends on distance का square of the distance, and inversely depends on square of the distance यानी कि r। ठीक है, ये कौन कहता है? बायट-सावर्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, अगर किसी पॉइंट पे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कहता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के करंट एलिमेंट पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, साइन थीटा यानी एंगल पे डायरेक्ट डिपेंड करता है, और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करता है। ये कौन कह रहा है? बायट-सावर्ट लॉ। ऑन कंबाइनिंग dB is proportional to क्या हो जाएगा? आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल टू लगाओगे, और इक्वल टू की जगह पे लगाने के बाद क्या लगाते हैं? कांस्टेंट, आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर, वेयर k क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया है, तो दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। एंड म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, दैट इज वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये होती है म्यू नॉट की वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? फॉर्मूला बन गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये फॉर्मूला किसका बन गया? बायट-सावर्ट लॉ का। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट तो एक बार यस लिख देंगे सभी, ताकि मैं समझ जाऊं कि सबका ध्यान यही है। सर ये u नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और डब्ल्यू बी है, ये क्या है? डब्ल्यू बी है, क्या हो रहा है सर? डब्ल्यू बी वेबर, ये यूनिट लिखी थी ना, वेबर, वेबर यूनिट, अच्छा, वेबर। ठीक है सर। क्लियर है सभी को? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं देन। नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा एक होमवर्क लिख लो साथी के साथ। मैंने बोला है कि जो भी होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग सही से कर रहे हैं, देख होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आज का होमवर्क लिख लीजिए, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। आज का होमवर्क है सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज बिटवीन बायट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। बायट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, मिनिमम 3 लिख के आपको अपलोड करनी है।
होमवर्क है सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, बायट-सावर्ट लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ, इन दोनों के बीच में आपको सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज का होमवर्क है। ओके सर वो असाइनमेंट नहीं भेजा सर आपने लास्ट क्लास में, आप कह रहे थे ना 1 to 3 चैप्टर का। हाँ वो मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, मैं भेजता हूँ मंडे तक भेजता हूँ, क्योंकि संडे को टाइम मिल जाएगा मेरे को, तो संडे को बना के मैं मंडे को भेज डाल दूंगा, संडे तक डाल दूंगा, संडे की इवनिंग तक डाल ओके सर, दूंगा। कोई बात नहीं सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। इस चैप्टर में ये थोड़ा सा, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट होंगे आपके लिए एंड डेरिवेशंस बहुत है इसमें, बड़ी बड़ी भी हैं, तो प्लीज रेगुलरली इस क्लास को रिवाइज करते रहें और पीछे की क्लास को भी रिवाइज करते रहें। क्लास 12th है ये, माइंड में ध्यान रखना, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक, magnetic field due to straight current carrying conductor। अच्छा अभी 6 मिनट में क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो मैं दोबारा होस्ट करूंगा, रिकनेक्ट कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक, और जो क्या है कि एक स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है x से y के लेके, और ये पॉइंट सेंटर O है, और P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से, ठीक है। ये एंगल 90 हो गया, और ये पॉइंट C है जिसपे आइडियल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आइडियल करंट फ्लो कर रहा है करंट एलिमेंट, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे ये है, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर ये 90 का है, एंगल POC में देखेंगे, तो अगर ये 90 का है तो थीटा प्लस फाई क्या हो गया, 90 का। क्लियर है बात। दूसरी बात, ये पॉइंट यानी कि जो एंड्स पॉइंट हैं, एंड्स पॉइंट हैं, इसको मान लो ये पूरा एंगल आपका फाई 1 हो गया, ये पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा फाई 1 है, और ये पूरा फाई 2 है। डायग्राम क्लियर है सभी को। स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट कंडक्टर है, P पॉइंट है, O पॉइंट है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, C पॉइंट पे करंट एलिमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। ये एंगल थीटा हो गया, C पे एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है, POC में ये एंगल फाई है। देन ये लास्ट जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से ये फाई 1 बन रहा है, और ये डॉटेड लाइन से फाई 2 बन रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम है। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो अभी हमने बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा, तो बायट-सावर्ट लॉ अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट्स लॉ हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा dV इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और वैल्यूज क्या क्या हैं, ये L डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, ये हमारे पास L डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस A है यहाँ से लेकर P से OP, तो OP हमारे पास A है और OC हमारे पास L है, ठीक है। OP हमारे पास A है और OC हमारे पास L है, तो ये हमारे पास आ गया। नाउ अगर हम फिगर में देखें तो इन ट्राइंगल POC
पीओसी में अगर देखो तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू किसके बराबर है, 90 डिग्री के। थीटा प्लस फाइव किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो आप देखोगे थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस फाइव। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस फाइव। ध्यान से समझेंगे। अब अगर इधर साइन लगाता हूं तो इधर भी साइन लगाऊंगा, तो अगर ये साइन थीटा हो गया तो ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस फाइव। अब साइन 90 माइनस फाइव कोई बताएगा क्या होता है, साइन 90 माइनस फाइव क्या होता है, cos phi sir. कॉस फाइव। ठीक है, साइन 90 माइनस फाइव कॉस फाइव। तो आपका साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, कॉस फाइव। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, कॉस फाइव। ठीक है, दूसरा देखो इसी में, दूसरा पोर्शन इन ट्राइंगल सेम पीओसी में ही देखो, कॉस फाइव मैं निकाल रहा हूं, कॉस फाइव। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा हाइपोटेनस भी तो है इसमें, रेडियस इसको आप आर मान लो। ठीक है, हाइपोटेनस ये डिस्टेंस पी से सी, पी सी आपका आर है, ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, पी सी आपका क्या है, आर है। तो पीओसी में जो cos फाइव अगर आप निकालते हो तो वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा a और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा r। ठीक है, बेस क्या हो जाएगा a और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा r। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या मिल गया, a बाय कॉस फाइव, a बाय कॉस फाइव। ठीक है, दूसरा अगर देखें, दूसरा अगर देखें टेन फाइव, टेन फाइव इज इक्वल टू क्या होगा, टेन क्या होता है p बाय बी, टेन क्या होता है p बाय बी। तो p हो गया आपका l और b क्या हो गया a, तो ये हो गया l बाय a। तो यहां से अगर l निकालता हूं तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टेन फाइव, a इज इक्वल, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टेन फाइव। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो आगे देखो डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल गया आपको, टेन फाइव। तो इसको डिफरेंशिएट किए तो dl बाय डी फाइव तो हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन। तो आपके पास देखिए यहाँ पे l इज इक्वल टू ए टेन फाइव है, तो dl बाई डी फाइव इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाता है, और टेन फाइव का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाइव, टेन फाइव का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाइव। तो dl इज इक्वल टू क्या मिल गया, dl इज इक्वल टू आपको मिल गया a सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, a सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, तो आपको dl की वैल्यू ये मिलेगी। तो अभी देखो क्या क्या मिला है हमारे पास, एक मिला है साइन थीटा की वैल्यू मिली है कॉस फाइव, r की वैल्यू मिली है a बाय कॉस फाइव, और dl की वैल्यू मिली है a सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, और इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। ठीक है, क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में जब मैंने पुट किया तो dv इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, म्यू नॉट बाय फोर पाई तो एज इट इज रहा, म्यू नॉट बाय फोर पाई तो एज इट इज रहा, आई एज इट इज रहा, आई एज इट इज रहा। dl की जगह क्या मिल गया, dl की जगह मिल गया, यहाँ पे आ जाएगा, ये आएगा नहीं, यहाँ लिखते हैं dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाई, दैट इज इक्वल टू dl की जगह आ जाएगा, dl की जगह पे आ जाएगा a सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव
साथ में साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, cos फाइव, ये आ गया cos फाइव। ठीक है, अपॉन में क्या था r, अपॉन में क्या था r, और r की वैल्यू हमने क्या निकाली है, a बाय cos फाइव। तो r का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर बाय cos स्क्वायर फाइव। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखो, db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में cos फाइव 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाइव cos फाइव डी फाइव अपॉन में ए स्क्वायर 1 बाय cos स्क्वायर फाइव क्या होता है, सेक स्क्वायर फाइव। 1 बाय cos स्क्वायर फाइव क्या होता है, सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो आप देखो, एक ए से ए गया, सेक स्क्वायर तो फाइव सेक स्क्वायर गया, तो बचा क्या, म्यू नॉट आई cos फाइव डी फाइव अपॉन में 4 पाई ए, ये आपका बच्चा है। ठीक है, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई cos फाइव डी फाइव अपॉन में 4 पाई ए, ये बचा है सब कुछ वैल्यू कट करने के बाद। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बस पूछिए, किसी स्टेप में यहाँ तक किसी को कोई डाउट। नहीं, ठीक है, तो आगे देखो क्या करते हैं। ये तो फॉर्मूला आ गया, अब इसका क्या कर देंगे, टोटल वैल्यू निकालनी है ना कि टोटल कितना निकला यहाँ पे। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो टोटल निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करोगे। अच्छा क्या करो, इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे बढ़ेगा ये डेरिवेशन, इसको मैं रब करूंगा ये वाला पोर्शन, तो आप इसको जरा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, फिर मैं इसको रब करूंगा ये वाला पोर्शन। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है, जैसे भी। तो देख लिया आपने, कर लिया होगा नोट, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। तो आप इसको क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेशन। तो टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन आपने बोथ साइड किया। अब इंटीग्रेशन करने की वजह से आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। बट लिमिट क्या लगाएं, लिमिट क्या लगाएं, देखो ये ओ लिखा है, इसको मान लो ओरिजिन, वायर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स से, और खत्म कहाँ हो रही है, वाई पे। तो लिमिट भी कहाँ से स्टार्ट होगी, एक्स से, और खत्म कहाँ होगी, वाई पे। तो एक्स पे एंगल कितना बन रहा है, फाई वन, एक्स पे एंगल क्या बन रहा है, फाई वन, वाई पे एंगल क्या बन रहा है, फाई टू। तो लिमिट बनेगी फाई वन से फाई टू। बट जो फाई वन वाली लिमिट होगी ये होगी माइनस की। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये अपर पोर्शन है, लोअर पोर्शन है। तो इसको अगर हम ओरिजिन एज ए पॉजिटिव जीरो मान रहे हैं, इसको अगर जीरो मान रहे हैं, जीरो के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, जीरो के नीचे जाओगे तो नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए माइनस फाइव वन से फाइव टू। वैल्यू पुट करोगे डीबी की, तो डीबी की वैल्यू आई है, डीबी की वैल्यू आई है, दैट इज म्यू नॉट आई cos फाइव डी फाइव अपॉन में 4 पाई ए। ठीक है, अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर निकाल लेंगे, दैट इज म्यू नॉट आई 4 पाई ए इंटीग्रेशन ऑफ cos फाइव डी फाइव, दैट इज माइनस फाइव वन से फाइव टू, म्यू नॉट आई 4 पाई ए cos फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव, cos फाइव का इंटीग्रेशन साइन फाइव। तो cos इज इक्वल टू साइन फाइव, और लिमिट लग जाएगी माइनस फाइव वन से फाइव टू। और लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं,
अपर माइनस लोअर, 11th में बहुत अच्छे से सीखा है, अपर माइनस लोअर, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ए और अपर माइनस लोअर, तो साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस फाई 1। ठीक है, तो साइन माइनस का हो तो माइनस बाहर निकल जाता है, तो क्या बचेगा आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये आ गया आपका फॉर्मूला, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे, अदरवाइज सभी एक बार यस लिख देंगे ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके कुछ केसेस देखते हैं, दो केस हैं, उस केस को भी देख लेते हैं। तो केस क्या है, दैट इज पहला कि मान लीजिए कि जो वायर की लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, तो जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट होती है तो ऐसे में जो फाई 1 है फाई 2 है ये बहुत बड़ा जाता जाएगा, फाई और 2 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो फाई 2 फाई 1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि केस 1 व्हेन कंडक्टर हैव इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ होगी तो जो फाई 1 और फाई 2 हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला ये रहा, तो फॉर्मूला लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a साइन फाई 2 की वैल्यू क्या आ गई 90 और साइन फाई 1 की भी वैल्यू क्या आ गई 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ये क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन कंडक्टर हैव इनफाइनाइट लेंथ, व्हेन कंडक्टर हैव इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, ये किसके केस में आ गया है, जब कंडक्टर की लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो। ठीक है, समझ गए, तो ये केस इसका ध्यान रखना है, ये केस इसका बन जाता है ये क्वेश्चन। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, देन आप आंसर क्या लिखेंगे,
2 म्यू डाई अपॉन में 4 पाई के। बट अगर आपसे बोल दे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, तो स्टेट कंडक्टर में ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि आपको पता नहीं कि इनफाइनाइट लेंथ है कितनी लेंथ है, तो ऐसे में ये आंसर दोगे। बट अगर आपसे बोल दिया इनफाइनाइट लेंथ, तब ये केस आ जाएगा 2 म्यू डाई अपॉन में 4 पाई के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, सभी को समझ में आया केस? ओके, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब हम समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जब किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, किसी वायर में से क्या हो रहा हो, करंट का फ्लो हो रहा हो। अब करंट का फ्लो अगर हो रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन या तो वायर में अपवर्ड डायरेक्शन में होगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक रूल लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या लगा सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो टॉपिक इसमें लिख लें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और वो कैसे निकलेगा, जैसे मान लो ये करंट ऊपर जा रहा है, जैसे ये वायर है, इस वायर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड ये हुआ, तो राइट हैंड में ये चीज, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा, और ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अगर वायर ऊपर है तो थंब को भी ऊपर रखो और ये ऐसे घुमा दो, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है। ठीक है, यही करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो थंब को नीचे कर दो और ऐसे घुमाओ। ठीक है, तो ऐसे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, ऐसे है, ये समझना जरूरी है, ये आप साथ ही साथ करते रहो। ठीक है, मेरे को दिख, आप लोग सब कैमरा बंद करके, तो मुझे पता नहीं चलेगा, एक बार मेरे को दिखाओ, सब देखना चाह रहा हूँ सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कर रहे हो सभी, करो एक बार, ऐसे करो, मेरे को दिखाओ जरा, करके पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। करो भाई, कैमरा ऑन है। नहीं है मन करने का ऑन, सही डिलीट हो रहे हो तुम सारे। चलिए, नहीं करोगे तो फिर क्या कर सकते हैं, कर लेना, साथ में सीख लेना, ये सारी डायरेक्शन जो बताते जा रहा हूँ साथ साथ करते रहना, सीखते रहना, ठीक है ना। थंब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिंगर्स क्या शो कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड थंब रूल इस तरीके से आपको यूज करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये करंट की डायरेक्शन आई। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल करंट कैरिंग। लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ magnetic field at the center of current carrying सर्कुलर लूप। ठीक है, तो सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो वायर कुछ इस तरीके से जा रही है, करंट ये आया, ये आया,
ये करंट जा रहा है आईडीएल, और ये सेंटर हो गया ओ, ये हो गया आर। एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायट सावर्ट्स लॉ, बायट सावर्ट्स लॉ क्या कहता है? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो एज थीटा आप देख रहे हो 90 डिग्री का है, तो एज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो dv इज इक्वल टू क्या मिल गया? म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। तो dv इज इक्वल टू क्या मिल गया? म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन करोगे आप दोनों साइड में, तो इंटीग्रेशन करने से क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन आपने किया, dB दैट इज आ गया म्यू नॉट आई डी एल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का, सब कुछ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन करोगे डीएल का, डीएल मतलब इसका स्मॉल लेंथ, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे मतलब टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ क्या होगी? सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इसका आंसर आ जाएगा दैट इज म्यू नॉट आई 2 पाई आर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, b इज इक्वल टू पाई से पाई गया, 2 से 4 गया, r से एक r गया, तो क्या बना? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है तो एक बार जरा यस करके लिख दें, ताकि मुझे पता चले आप लोग ध्यान दे रहे हैं। सर वो लास्ट में 2 पाई पाई नहीं आएगा ना? सॉरी, हाँ पाई नहीं आएगा, बिल्कुल सही पकड़े, गलती से लिख दिए। म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। और बोलिए। हो गया सभी को क्लियर? तो एक बार यस लिख दो यार, इतना तो कर सकते हो, वीडियो ऑन तो नहीं करते, ये तो कर सकते हो। चलिए, ये हो गया। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि ये आपने निकाला है सर्कुलर लूप के लिए, तो सर्कुलर लूप के लिए ये फॉर्मूला बनाया है, तो ये भी फॉर्मूला सर्कुलर लूप का ही है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने निकाला है ये वाला। इस फॉर्मूले से अगर देखो, आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये अलग से समझते हैं। आर से आर कैंसिल हो गया, तो जो फॉर्मूला बना है वो बना है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर इंटू में 2 पाई। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? 2 पाई, पाई क्या होता है? हम एंगल के सेंस में लेते हैं पाई को, पाई इज द एंगल, यानी कि पाई इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो 2 पाई किसके बराबर हो गया? 360 डिग्री। यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, इसका मतलब ये कितना एंगल? 360 डिग्री है ना, तो इसलिए फॉर्मूला 360 के लिए बन गया। अब मान लो कि इससे कम एंगल के लिए बना, जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं जरा इसको मिटा कर दिखाऊं।
देखो जैसे कि ये है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ये सेंटर इसका हो गया, ठीक है, ओ, ये रेडियस हो गया, और इसका ये कुछ एंगल हो गया थीटा, हमें नहीं पता। अब ये बोल दे कि मान लो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री के लिए ऐसे बोल दे, बोले कि इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो ये तो पूरे के लिए था, तो आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये पूरे के लिए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये यहीं से आया है ना, 2 पाई यानी 360। तो अब जितना भी एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, ये एंगल होगा, ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r, इंटू में क्या आ जाएगा एंगल, इंटू में क्या आ जाएगा एंगल, और किस में आएगा रेडियन में, ये ध्यान रखना रेडियन में लिखना है एंगल, ठीक है। रेडियन में एंगल आएगा तो फॉर्मूला लिख लो, दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई r इंटू में एंगल, और एंगल भी किस में होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन मतलब पाई के फॉर्म में, ठीक है, 3 पाई/2, 3 पाई/4, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा, रेडियन के फॉर्म में एंगल रखो, आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए, सभी को ये बात समझ में आई। ये एक और फॉर्मूला आपका बन गया यहाँ से, इसको नोट कर लो और एक बार यस यस कर दो अगर बात समझ में आ गई है, देन फिर मैं आगे बोलता हूँ। अभी भी बोल रहे होगे सर आप यस यस बहुत लिखवाते हो, क्या करें, ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब सामने बैठे होते तो देखते भी। ठीक है, कुछ ही बच्चों का है, यस मनीष, ओके। मनीष आई होप समझ में आ रहा होगा, पिछले क्लास का इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं था, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा था जो मैंने बताया था, उसके बाद सारा नया ही है चैप्टर 4 में। बाकी तुमने, मैंने वीडियो लिंक भेजी हुई है वो देख लेना, ठीक है, उसमें कोई डाउट हो तो ठीक है, बाकी डाउट क्लास चलती रहेंगी। एंड आई होप आप लोगों को आज की क्लास में सब चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको दोबारा रिवाइज करें क्योंकि आपने देखा कितनी डेरिवेशन हमने आज में कर ली, ठीक है। तो ये जरूरी प्रैक्टिस करना जरूरी है, इन पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इन सब के कॉन्सेप्ट डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। डेरिवेशन में यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बट ये मैं क्योंकि बोल रहा हूँ इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, बट एग्जाम में जब आप पेपर लिखेंगे तो हर एक चीज मेंशन करके लिखेंगे, ये ध्यान रखना। डेरिवेशन लिखने का तरीका हर चीज मेंशन, अगर जैसे मैंने बी लिखा है तो इसके आगे लिखूंगा ये बी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे तो मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप सामने है, मैं बोल दे रहा हूँ, पर आप जब आंसर शीट में लिखें तो अगर कोई भी एक सिंबल यूज करते हैं तो सिंबल को मेंशन जरूर करें कि वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डायग्राम अगर आप बना रहे हैं तो डायग्राम को एक्सप्लेन जरूर करें कि डायग्राम क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये जरूरी है हर डेरिवेशन में, तभी मार्क्स आपको फुल मिलते हैं। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो मार्क्स जरूर कटेंगे आपके, तो ये चीज़ें बातें ध्यान में रखनी है टेस्ट पेपर लिखते हुए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को कोई सब कुछ क्लियर है आज की क्लास में, कोई डाउट नहीं है, इफ है कोई डाउट तो आप पूछिए, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। किसी को डाउट है तो पूछिए। नो डाउट्स, ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।